हेलो स्टूडेंट। कल हमने जो है सारी साइकिल पढ़ ली थी। ठीक है, थर्मोडायनामिक साइकिल के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्मल स्टेशन। ठीक, स्टीम पावर स्टेशन या थर्मल स्टेशन या स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं इसे। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसका अरेंजमेंट पढ़ेंगे और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, उसको कैसे ये कैसे वर्क करता है। ठीक, तो इसका पूरा अरेंजमेंट पढ़ेंगे हम। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इसमें स्टीम पावर प्लांट में। तो देखते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले ये जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ कोल कम्ब्यूशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज स्टीम पावर स्टेशन। मतलब एक ऐसा जनरेटिंग स्टेशन जो क्या करता है, कोयला जो जलता है उसके कारण जो हमारी हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, उसकी हीट एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जो पावर प्लांट वह क्या कहलाता है, हमारा स्टीम पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, ये स्टीम पावर प्लांट स्टेशन बेसिकली वर्क ऑन रैनकाइन साइकिल। हमने रैनकाइन साइकिल पढ़ी थी। स्टीम पावर प्लांट क्या करता है, रैनकाइन साइकिल पर काम करता है। ठीक, स्टीम इज़ प्रोड्यूस इन बॉयलर वाई यूटिलाइजिंग हीट ऑफ कोयल कम्ब्यूशन। ठीक, स्टीम कहाँ प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉयलर में प्रोड्यूस होती है। किसके द्वारा, जो कोयले के जलने से जो हीट उत्पन्न होती है उसके द्वारा बॉयलर में पानी गर्म करा जाता है, उससे हमारी स्टीम उत्पन्न होती है। द स्टीम इज़ देन एक्सपेंडेड इन द प्राइम मूवर। ठीक, उसके बाद स्टीम कहाँ जाती है, प्राइम मूवर में जाती है, वहाँ उसका विस्तार होता है। प्राइम मूवर हमारा क्या होता है, स्टीम टरबाइन होता है। स्टीम टरबाइन यहाँ लिखा हुआ है, देखो स्टीम टरबाइन। एंड इज कंडेंस्ड इन कंडेंसर टू बी फीड इनटू द बॉयलर अगेन। क्या होता है फिर उसके बाद स्टीम क्या होती है, प्राइम मूवर पर इसका विस्तार होने के बाद कंडेंसन के द्वारा ये क्या होती है, कंडेंस होती है, ठंडी होती है और पानी में बदल जाती है। फिर पानी को क्या करा जाता है, बॉयलर में वापस भेज दिया जाता है, फीड कर दिया जाता है। द स्टीम टरबाइन ड्राइव्स द अल्टरनेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर स्टीम टरबाइन क्या करती है, जो भाप के द्वारा चलाई जाती है, अल्टरनेटर को घुमाती है। ठीक, जो होता है जब स्टीम टरबाइन पर पड़ती है तो टरबाइन क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है, हमारा अल्टरनेटर चलाए जाते हैं। फिर हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। ठीक, दिस टाइप ऑफ पावर स्टेशन इज यूजुअली इज सूटेबल वेयर कोल एंड वाटर आर अवेलेबल इन अवेंडेंस। मतलब अधिक मात्रा में जहाँ पे कोयला और पानी पाया जाता है वहाँ पे ये सूटेबल होते हैं। एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर इज़ टू बी जनरेटेड। ठीक, और जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की आवश्यकता होती है वहाँ पर यूज़ होते हैं ये। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था स्टीम पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा। इसके एडवांटेज देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज होता है फ्यूल यूज्ड इज़ क्वाइट चीप। जो फ्यूल इसमें कोयला यूज़ होता है वो सस्ता होता है बहुत। लेस इनिशियल कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर जनरेटिंग स्टेशन। इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, कम होती है दूसरे स्टेशन के मुकाबले में। इट कैन बी इंस्टॉल एट एनी प्लेस इररेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कोयल। द कोल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइड ऑफ द प्लांट बाय रेल एंड रोड। ठीक, ठीक है, तो इसको कहीं भी हम क्या करते हैं, कैसे कर सकते हैं, लगा सकते हैं इसको, चाहे वहाँ पर हमारा कोयला हो या ना हो, क्योंकि कोयले को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ से, किसके द्वारा, रेल और रोड के द्वारा। चौथी एडवांटेज क्या है इसकी, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तुलना में ये कम स्थान घेरता है। द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज़ लेसर देन द कॉस्ट ऑफ डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट की तुलना में इसकी जनरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, क्योंकि डीजल का हमारे क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए वह महंगा पड़ता है। ठीक, डिसएडवांटेज देखते हैं इसके क्या होते हैं। इट पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड फ्यूम्स। ठीक है, ये क्या कहता है, एटमॉस्फेयर को
प्रदूषित करता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी धुआं और राख निकलती है। ठीक, दूसरा क्या है इसका डिसएडवांटेज, इट इज़ कॉस्टलियर इन रनिंग कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या होता है, ये महंगा पड़ता है, इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है, महंगी होती है। किसके कंपेयर में? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के। क्यों? क्योंकि इसमें कोयला यूज़ करते हैं जो हमें ख़रीदना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या यूज़ करते हैं, हम पानी यूज़ करते हैं जो फ्री में मिलता है और ज़्यादा कहीं से ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वहीं अवेलेबल होता है। ठीक, इसलिए क्या इसकी रनिंग कॉस्ट कॉस्टलियर होती है किसकी तुलना में? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की तुलना में। चलिए, और इसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टीम पावर प्लांट का हम अरेंजमेंट देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, although steam power station simply involve the conversion of heat of coal combustion into electrical energy, yet it embraces many arrangement for proper working and efficiency। ठीक है, कई सारे अरेंजमेंट इसमें करने पड़ते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर वर्किंग और इफ़िशेंसी के लिए। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मॉडर्न स्टीम पावर स्टेशन इज़ शोन इन फिगर 2.1, ये दिखाया गया है। ठीक है, ये जो है मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट का अरेंजमेंट ये पूरा दिखाया गया है। ठीक है, इसको अभी समझाता हूँ कि कैसे कैसे काम करता है ये। ठीक, ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से देखो, ये पूरा दिखाया गया है। ठीक, इसका अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, देखो सबसे पहला होता है इसमें, इसके अरेंजमेंट में कितनी स्टेज होती है। ठीक, क्या क्या हमारा यूज़ होता है। सबसे पहला कोल एंड एस हैंडलिंग अरेंजमेंट, कोयला और राख का हैंडलिंग अरेंजमेंट। ठीक, दूसरा होता है स्टीम जनरेटिंग प्लांट। ठीक, सबसे पहले कोयला और राख का हैंडलिंग अरेंजमेंट होता है, दूसरा स्टीम जनरेटिंग प्लांट होता है इसमें, तीसरा होता है स्टीम टरबाइन, इसके बाद होता है अल्टरनेटर इसमें, फिर होता है फीड वाटर, उसके बाद होता है कूलिंग अरेंजमेंट। ठीक, तो इतने सारे अरेंजमेंट इसमें होते हैं। ठीक, ठीक है, तो इसको मैं तो इसको शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले क्या होता है, कोल एंड एस हैंडलिंग प्लांट। द कोल इज ट्रांसपोर्ट टू द पावर स्टेशन वाई रोड एंड रेल एंड इज स्टोर इन द कोल स्टोरेज प्लांट। क्या होता है, कोयले को सबसे पहले हमारे क्या करता लाया जाता है, ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है पावर स्टेशन तक। ठीक है, रोड के द्वारा और रेल के द्वारा, फिर इसको कोल स्टोरेज प्लांट में स्टोर कर लिया जाता है कोयले को। ठीक, स्टोरेज ऑफ कोल इज़ प्राइमरीली ए मैटर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल स्ट्राइक। क्या होता है, कभी कभी कोल स्ट्राइक हो जाती है, तो इसलिए क्या करना पड़ता है हमें, बहुत सा कोयला हम क्या करते हैं ताकि हमारा प्रॉपर वर्किंग, हमारी क्या है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन रुके नहीं, प्रॉपर तरीके से हमारा क्या है प्लांट वर्किंग करे, इसलिए स्टोर करके रखते हैं ताकि कहीं मार्केट में शॉर्टेज बढ़ गई या कहीं स्ट्राइक वगैरह हो गई, कहीं मील वगैरह जो हमारे माइंस वगैरह होती हैं कोयल की, खान वगैरह होती हैं कोयल की खदान, उनमें स्ट्राइक वगैरह अगर हो गई तो क्या हमारे पास स्टोर होगा, अगर स्टोरेज होगा कोयल का तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। इसीलिए क्या करते हैं, इसको स्टोरेज करके रखते हैं कोयले को। ठीक है, फेलियर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन फेलियर हो गया, कुछ गड़बड़ी होगी रास्ते में, तब भी क्या हमारे पास स्टोरेज होगा तो काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, एंड जनरल कोल स्टोरेज फ्रॉम द कोल स्टोरेज प्लांट, कोल इज डिलीवर टू द कोल हैंडलिंग प्लांट वेयर इट इज़ पल्वराइज्ड। ठीक है, मतलब पल्वराइज्ड मतलब क्रश्ड इनटू स्मॉल पीस। उसके बाद जब हमारा कोयला जब स्टोर करके रखते हैं हम प्लांट में, तो उसके बाद वो कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिलीवर किया जाता है कोल हैंडलिंग प्लांट में, उसको भेजा जाता है। ठीक है, स्टोरेज कोल को, जहाँ पर उसको क्या करते हैं छोटे छोटे पीस करे जाते हैं उसके। ठीक, उसको क्रश करा जाता है, छोटे छोटे पीसों में बदल दिया जाता है, हल्के हल्के पीसों में एक तरीके से पीस दिया जाता है उसको। ठीक, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सरफेस एक्सपोजर। ठीक, ताकि उसका क्या
वो बहुत अच्छी तरीके से जल सके हमारा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोयले को स्टोर करते हैं। कोयले को लाया जाता है पावर प्लांट तक, फिर उसको स्टोर करा जाता है स्टोरेज प्लांट में, और उसके बाद इसको कोल हैंडलिंग प्लांट में डिलीवर करा जाता है, जहाँ पर क्या होता है, इसको छोटे छोटे पीस में बांटा जाता है ताकि हमारा क्या है, कोयला आसानी से जल सके। 10 प्रमोटिंग रैपिड कम्ब्यूशन विदाउट यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सेस एयर, ताकि क्या बहुत कम हमारे एयर की क्वांटिटी की उपस्थिति में भी ये आसानी से जल सके, इसीलिए हम इसको छोटे छोटे पीसों में बांटते हैं। ठीक, द पल्वेराइज्ड कोल इज़ फीड टू द बॉयलर वाई वेल्ड कन्वेयर। फिर उसके बाद ये पल्वेराइज्ड कोल जो होता है हमारा कोल हैंडलिंग प्लांट में, इसको छोटे छोटे पीसों में बांटा जाता है। उसके बाद इसको कहाँ, बेल्ट कन्वेयर के द्वारा बॉयलर में भेजा जाता है। द कोल इज़ वर्न्ड इन द बॉयलर एंड एस प्रोड्यूस आफ्टर द कंप्लीट कम्ब्यूशन ऑफ कोल इज़ रिमूव टू द एस हैंडलिंग प्लांट एंड देन डिलीवर टू द एस स्टोरेज प्लांट फॉर डिस्पोजल। ठीक है, उसके बाद जब कन्वेयर में भेज दिया जाता है, कन्वेयर के द्वारा इसको बॉयलर में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, बॉयलर में यह जलता है। फिर जलने के बाद क्या होता है, हमारी राख उत्पन्न होती है। फिर राख को क्या, जब हमारा पूरी तरीके से कोयला जल जाता है तो राख उत्पन्न होती है। इस राख को रिमूव करके कहाँ भेजा जाता है, एस हैंडलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद इसको डिलीवर कर दिया जाता है एस स्टोरिंग प्लांट में, जहाँ से इसको डिस्पोजल कर दिया जाता है। ठीक, द रिमूवल ऑफ एस फ्रॉम द बॉयलर फर्नेस इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर बर्निंग ऑफ कोयल। ठीक है, तो इसको जो राख बनती है उसको इसलिए रिमूव करा जाता है ताकि हमारा क्या, कोयला उसके बाद भाई अगर बॉयलर भट्टी में ही भरा रहेगी राख तो कोयला हमारा दूसरा आएगा वो जल नहीं पाएगा सही से। ठीक है, ताकि कोयला हमारा आसानी से जल सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ये हो गया हमारा। तो ये देखो, ये दिखाया गया है यहाँ पे इसे। ये है, सबसे पहले क्या होता है, कोयला हमारा आता है बाहर से ट्रेन या हमारा रोड के द्वारा या ट्रेन व्रेन के द्वारा जो आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पावर प्लांट में आता है तो कोयले को स्टोर करा जाता है कोल स्टोरेज प्लांट में। ठीक, उसके बाद इसको भेजा जाता है कोल हैंडलिंग प्लांट में, जहाँ पर ये छोटे छोटे पीसों में उसको बांटा जाता है। उसके बाद बेल्ट कन्वेयर के द्वारा यहाँ से बॉयलर में आता है ये कोयला। फिर बॉयलर में क्या होता है, उसका कम्ब्यूशन होता है, बहुत अच्छी तरीके से जलता है। जब पूरी तरीके से कोयला जलता है तो राख बनती है। फिर राख को एस हैंडलिंग प्लांट में लाया जाता है, फिर वहाँ से डिस्पोजल के लिए एस स्टोरेज प्लांट में भेज दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से कोयला आता रहता है, यहाँ से जलने के बाद राख यहाँ आती रहती है, इस तरीके से ये चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, देखो मैं यहीं समझाता हूँ फिर आगे बताऊँगा। उसके बाद क्या होता है, बॉयलर में पानी गर्म होता है। बॉयलर में जो पानी गर्म होता है उससे भाप बनती है। वो भाप क्या होती है, आगे टरबाइन की ओर जाती है। टरबाइन में जाने से पहले भाप क्या होती है, गीली होती है। ठीक, जब भाप बनेगी शुरू में गीली रहेगी, थोड़ी नमी रहेगी उसमें, तो उसको सुपर हीटर होता है उसमें से गुजारा जाता है। तो उस सुपर हीटर में से जब भाप गुजरती है ना तो उसकी नमी सूख जाती है। ठीक, वेट जो हमारी भाप होती है, नम भाप होती है, उसकी नमी सूख जाती है और हमारी भाप गर्म हो जाती है। फिर वाल्व की सहायता से इसको हाई प्रेशर पर टरबाइन पर भेजा जाता है। ठीक, फिर हमारी यहाँ पर वाल्व की सहायता से टरबाइन पर आती है हमारी भाप। ठीक, फिर यहाँ पे देखो जो टरबाइन पर आती है ना, उसके बाद टरबाइन पर यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा। टरबाइन को भाप चलाएगी, फिर टरबाइन क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उस मैकेनिकल एनर्जी से ये हमारा अल्टरनेटर चलाया जाता है। ठीक, फिर अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप करा जाता है। 11 kV पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा उसके वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, फिर आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है 3 फेज़ द्वारा। ये दिखाया गया। ठीक, ये सारी चीज़ें दिखाई गई, पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से भाप जो होती है कंडेंसर में जाती है। ठीक, कंडेंसर में वो क्या होती है, कंडेंस होती है, ठंडी होती है। फिर वो क्या होती है, भाप हमारी पानी में बदल जाती है। यहाँ पे कूलिंग टावर होता है, यहाँ ठंडी होके पानी में बदल जाती है। वहाँ से पंप के द्वारा ये क्या होती है, हमारी फीड वाटर पंप के द्वारा ये फीड वाटर हीटर लगा रहता है। ठीक, यहाँ से पानी हमारा गर्म होके
दोबारा हमारा क्या होता है, इकोनोमाइज़र में जाता है। इकोनोमाइज़र में पानी और गर्म होता है, एक तो यहाँ गर्म हो रहा है पानी, उसके बाद इकोनोमाइज़र के द्वारा और गर्म होता है वो पानी, ठीक है। वो पानी क्या होगा, और गर्म होगा हमारा इकोनोमाइज़र के द्वारा। फिर उसके बाद हमारा पानी दोबारा बॉयलर में फीड कर दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पे जो सुपर हीटर है, सुपर हीटर में क्या होता है, जो हमारी इससे जो गैस निकलती है ना बॉयलर से, भाई बॉयलर जब हमारा बॉयलर में पानी गर्म होगा, भाप बनेगी, तो बॉयलर में से कुछ गैसें निकलती हैं जिनको फ्लू गैस बोलते हैं। उस गैस की जो हीट होती है ना, उसको हम यूज़ करते हैं सुपर हीटर में भाप को गर्म करने के लिए, ठीक। फिर जो गैस होती है उसको, क्योंकि हमें अब भाई एटमॉस्फेयर में इसको भेजना भी है इस गैस को, तो वो कहाँ, जो बॉयलर में गैस उत्पन्न होती है उसको यहाँ से गुजारा जाता है। जो एक सुपर हीटर से गुजारा जाता है, उसके बाद इकोनोमाइज़र से गुजारा जाता है, उसके बाद एयर प्री हीटर से गुजारा जाता है, उसके बाद चिमनी के द्वारा एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है, ठीक। जो बॉयलर में हमारी गैसें उत्पन्न होती है ना, उन गैसों को सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र और एयर प्री हीटर में से गुजार के चिमनी के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो जो हमारी भाप को गर्म करने के लिए सुपर हीटर में जो हीट मिली, वो कहाँ से मिली, इस फ्लू गैस के द्वारा मिली, ठीक। उसके बाद इकोनोमाइज़र में जो पानी को हमने गर्म करा था, वो भी जो हमें हीट मिली, वो भी इन फ्लू गैस के द्वारा मिली। उसके बाद जो एयर होती है ना, भाई बॉयलर में कोयले को जलाने के लिए हवा की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस हवा को इस फोर्स ड्राफ्ट फैन के द्वारा इस बॉयलर में भेजा जाता है, ठीक, हवा को। तो उस हवा को बॉयलर में भेजने से पहले एयर प्री हीटर में भेजा जाता है। एयर प्री हीटर में हवा गर्म होती है, फिर वो गर्म हवा जाती है बॉयलर में, जिससे हमारा कोयला बहुत आसानी से जल जाता है, ठीक। तो इन तीनों में जो हमारी हीट उत्पन्न होती है ना, जो हीट यूज़ करी जाती है, यहाँ पे स्टीम को गर्म करने के लिए, यहाँ पे पानी को गर्म करने के लिए, यहाँ पे एयर को गर्म करने के लिए, वो हमारी जो बॉयलर में फ्लू गैस उत्पन्न होती है, उनकी हीट हम एटमॉस्फेयर में भेजने से पहले उनकी हीट यूज़ करते हैं, उसके बाद एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। इससे क्या होता है, ओवरऑल हमारी इफ़िशियंसी जो होती है ना स्टेशन की, हमारी बढ़ जाती है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से हमारा पावर प्लांट काम करता है। बात समझ में आ गई? ये हमारे पावर प्लांट की वर्किंग है, इस तरीके से हमारा पूरा पावर प्लांट काम करता है। ये इसका क्या है, डायग्राम दिखाया गया, पूरा अरेंजमेंट है इसका, ठीक। तो हमने पहला तो पढ़ लिया था कोल एंड एश हैंडलिंग प्लांट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टीम जनरेटिंग प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टीम जनरेटिंग प्लांट। स्टीम जनरेटिंग प्लांट में क्या होता है, द स्टीम जनरेटिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए बॉयलर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम एंड अदर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लू गैस, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टीम जनरेटिंग प्लांट में क्या होता है, एक बॉयलर होता है जिसमें क्या होता है, पानी गर्म होता है। उस पानी गर्म होने से क्या हमारी भाप उत्पन्न होती है, स्टीम जनरेट होती है, ठीक। और इसमें कुछ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट भी यूज़ करे जाते हैं ताकि हमारी फ्लू गैस को अच्छी तरीके से उपयोग किया जा सके, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब स्टीम जनरेटिंग प्लांट में इतनी चीज़ें होती हैं, बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर, ठीक। ये जो है ना पूरा इतना अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है, ये इतना अरेंजमेंट, ये तो कोल हैंडलिंग एंड एश हैंडलिंग प्लांट हो गया। ये जो इतना अरेंजमेंट है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये पूरा बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर, ये हमारे किस में आते हैं, स्टीम जनरेटिंग प्लांट में आते हैं, ठीक। तो स्टीम जनरेटिंग प्लांट में सबसे पहले आता है बॉयलर, उसके बाद सुपर हीटर, उसके बाद इकोनोमाइज़र और एयर प्री हीटर। तो देखते हैं बॉयलर क्या होता है। द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ कोयल इन द बॉयलर इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोयले का कम्बशन दहन करा जाता है, जलाया जाता है, और हमारा जो पानी होता है वो गर्म करा जाता है, और फिर हमारी क्या होती है, कोयले के कम्बशन जो हमारी हीट उत्पन्न होती है उससे पानी गर्म करा जाता है, और फिर पानी के किस में बदल जाता है, स्टीम में बदल जाता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, ठीक। द फ्लू गैस फ्रॉम द बॉयलर मेक देयर जर्नी थ्रू सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र एंड एयर प्री हीटर, ठीक। ये देखो बॉयलर से जो फ्लू गैस उत्पन्न हो रही है, ये कहाँ से कैसे अपनी जर्नी कंप्लीट करती है, किसके थ्रू, सुपर हीटर के, इकोनोमाइज़र के और एयर प्री हीटर के थ्रू जर्नी हमारी अपनी कंप्लीट करते हुए एटमॉस्फेयर में चिमनी के द्वारा चली जाती है, ठीक है। तो इससे जो हमारी बॉयलर से जो हीट, जो हमारी फ्लू गैसेस, गर्म गैसें उत्पन्न हो रही हैं, उनको हम 3 जगह यूटिलाइज कर रहे हैं, सुपर हीटर में, इकोनोमाइज़र में और एयर प्री हीटर में, ठीक है। थ्रू सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र एंड एयर प्री हीटर एंड फाइनली एग्जॉस्टेड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू चिमनी, ठीक। यही अभी बताया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपर हीटर। द स्टीम प्रोड्यूस इन द बॉयलर इज़ वेट एंड
इज पास थ्रू ए सुपर हीटर वेयर इट इज़ ड्राइड एंड सुपर हीटेड। जो हमारी स्टीम प्रोड्यूस होती है ना बॉयलर में, वह गीली होती है, तो इसको किसके इससे सुपर हीटर के से इसको पास करा जाता है, जहाँ पर क्या होता है, इसको सुखाया, इसको ड्राई करा जाता है और इसकी हीट, इसको सुपर हीट करा जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। ठीक है, किसकी सहायता से? वाई द फ्लू गैस ऑफ देयर वे टू चिमनी। फ्लू गैस के द्वारा इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। सुपर हीटिंग प्रोवाइड टू प्रिंसिपल बेनिफिट। सुपर हीटिंग के दो बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला, द ओवरऑल एफिशिएंसी इज इंक्रीज, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, टू मच कंसिडरेशन इन द लास्ट स्टेज ऑफ टरबाइन इज अवॉइडेड। ठीक, द सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम द सुपर हीटर इज फेड टू स्टीम टरबाइन थ्रू ए मेन वाल्व। ठीक, इसके बाद है हमारा इकोनोमाइजर। एन इकोनोमाइजर इज एसेंशियली ए फीड वाटर हीटर एंड ड्राइव्स द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस फॉर दिस पर्पज। इकोनोमाइजर क्या होता है? एक तरीके का फीड वाटर हीटर होता है। इसमें फीड जो वाटर द्वारा, ये जो वाटर है ना, यहाँ से भाप जो यहाँ कंडेंस होकर पानी में बदली, जो पानी कहाँ से, देखो फीड वाटर पंप के द्वारा यहाँ हीट करने के बाद इकोनोमाइजर में हीट करा जाता है इसको। तो इकोनोमाइजर में जो फ्लू गैस होती है उनको यूज़ करा जाता है इसको गर्म करने के लिए। ठीक, पानी को, फिर उसके बाद बॉयलर में भेजा जाता है। द फीड वाटर इज फीड टू द इकोनोमाइजर बिफोर सप्लाइंग टू द बॉयलर। द इकोनोमाइजर एक्सट्रैक्ट ए पार्ट ऑफ हीट ऑफ द फ्लू गैस टू इंक्रीज द फीड वाटर टेम्परेचर। ठीक है, फीड वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए इसको इकोनोमाइजर में से गुजारा जाता है। चौथा, एयर प्री हीटर। एन एयर प्री हीटर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर सप्लाई फॉर कोल बर्निंग बाय डिलीवरिंग हीट फ्रॉम फ्लू गैस। एयर इज ड्रॉ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय फोर्स ड्रॉप fan and is passed through air preheater before supplying to the boiler furnace. The air preheater extract heat from flue gases and increase the temperature of air used for the coal combustion. The principal benefit of preheating the air are increase the thermal efficiency and increase the steam capacity per स्क्वायर मीटर ऑफ बॉयलर सरफेस। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्टीम टरबाइन। द ड्राई एयर एंड सुपर हीटेड स्टीम फॉर द सुपर हीटर इज फीड टू द स्टीम टरबाइन थ्रू मेन वाल्व। द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम व्हेन पासिंग ओवर द ब्लेड ऑफ टरबाइन कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आफ्टर गिविंग हीट एनर्जी टू द टरबाइन, the steam is exhausted to the condenser where condenses the exhausted heat by means of cold water circulation। ठीक है, कोल्ड वाटर सर्कुलेशन के द्वारा स्टीम क्या होती है? पानी में बदल जाती है ठंडी होकर। चौथा, अल्टरनेटर। द स्टीम टरबाइन इज कपल्ड टू द अल्टरनेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electrical output from the alternator is delivered to the bus bar through transformer, circuit breaker and isolator। ठीक है, तो अल्टरनेटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर के द्वारा बस बार के द्वारा ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उसको इन तीनों के थ्रू बस बार को दे दिया गया। ठीक, उसके बाद है तुम्हारा फीड वाटर। द कंडेंस वाटर फ्रॉम कंडेंसर इज यूज टू फीड वाटर टू द बॉयलर। सम वाटर मे बी लॉस्ट इन द साइकिल विच इज suitably made up from external source. The feed water on its way to the boiler is heated by water heater and economizer. This helps in raising the overall efficiency of the plant। ठीक, जिसके द्वारा क्या होता है? ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है प्लांट की। ठीक, उसके बाद है कूलिंग अरेंजमेंट। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, द स्टीम एग्जॉस्टेड from the turbine is condensed by means of
ए कंडेंसर, वाटर इज ड्रॉ फ्रॉम नेचुरल सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ सच ए रिवर, कैनल एंड लेक एंड सर्कुलेट थ्रू कंडेंसर। तो कंडेंसर में जो वाटर हमारा यूज़ होता है ना ठंडा करने के लिए स्टीम को, वो रिवर से, कैनल से या लेक से प्राप्त होता है। ठीक, द सर्कुलेटिंग वाटर टेक अप द हीट ऑफ एग्जॉस्टेड स्टीम एंड इटसेल्फ बिकम हॉट। ठीक है, सर्कुलेटेड वाटर क्या होता है, स्टीम से भाप ले लेता है और वो स्टीम से हीट ले लेता है और खुद गर्म हो जाता है। दिस हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द कंडेंसर इज डिस्चार्ज एट सुटेबल लोकेशन डाउन द रिवर में चला जाता है। इन केस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई इज नॉट एश्योर्ड थ्रू आउट द ईयर, कूलिंग टावर आर यूज्ड during the scarcity of water in the river. Hot water from the condenser is passed on the cooling tower where it is cooled. The cold water from the cooling tower is reused in the condenser। ठीक, तो ये हमारा पूरा क्या था, थर्मल पावर प्लांट का अरेंजमेंट था। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब कल इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है।